ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 39,50,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,91,000 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया है। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रेड्डी से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, अपनी चर्चा शुरू करेंगे। कल वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। और यहां पर खास बात यह है कि अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए और फंड दिया जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य के बारे में काफी विस्तार से उन्होंने बताया कि केवल बीमारी का इलाज ही स्वास्थ्य नहीं होता, बीमारी का रोकथाम भी होना चाहिए और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि कोई भी अपनी जिंदगी में पूर्णतः स्वस्थ रहें और बीमारी से बच के रहें। तो ये सारी सेवाएं को मिला के उन्होंने कहा कि हमें हेल्थ एंड वेलनेस की ओर ध्यान देनी चाहिए और उसी के लिए बजट में प्रावधान भी है। जी, और इस केंद्रीय बजट में आम आदमी के लिए या यूं कहें कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है? उन्होंने ये कहा है कि पहली बात कि हमारे जो अभी स्कीम चल रहे हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो तो चालू रहेंगे, मगर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक नया स्कीम भी बनेगा जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहा जाएगा। और उसके अंतर्गत खास करके इस प्रकार के संक्रमित बीमारियां जो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय पे, उनके रोकथाम के लिए, जल्दी पहचान के लिए और जल्द से जल्दी उनको नियंत्रण में लाने के लिए किस प्रकार के सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस प्रकार को के शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए कई सारे प्रबंध किए गए हैं। जी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना का लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा? देखिए, एक तो है कि उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाके में भी और शहरी इलाके में भी प्राथमिक सेवाओं को खास करके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं उनको काफी सबल बनाएंगे। और दूसरा, क्रिटिकल केयर के लिए हर जिले में प्रबंध किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे हर जिले स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे। लैबोरेटरीज भी बढ़ाए जाएंगे और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, जो केंद्र में भी है और उसके 5 क्षेत्रीय ऑफिसेस भी हैं, रीजनल सेंटर्स, उन सबको काफी सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि इस प्रकार के संक्रमित बीमारियां जो है हमें छू न सके
अगर देश के अंदर प्रवेश भी किया तो फिर उसको जल्द से जल्दी नियंत्रण में ला सके। और कल के बजट में जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 6 स्तंभों में से एक स्वास्थ्य और सेहत है। स्वदेशी न्यूमोकॉकल वैक्सीन को अब सभी राज्यों में पहुंचाया जाएगा क्योंकि इससे करीब 50,000 से भी ज्यादा मासूमों को मौत से बचाया जा सकता है। तो क्या कुछ ये व्यवस्था होगी? ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए अभी तो जो काफी प्रबंध किए गए हैं, पर इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए और सब लोगों को जिनको भी आवश्यकता है उनको पहुंचाने के लिए। और वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता हो तो और भी पैसे इसके लिए जुटाए जाएंगे। जी। और डॉक्टर रेड्डी, वित्त मंत्री ने इस बजट में स्वास्थ्य के लिए 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जिनमें रोकथाम की बात की है, उपचार की बात की है और देखभाल प्रमुख हैं। और इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है और स्वास्थ्य संस्थानों में खर्च में वृद्धि के साथ उन्हें और धन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे बात हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं और लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा? ये बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि खास करके ये कोरोना के समय ये देखा गया कि जिस हद तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों द्वारा ही पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसलिए एक ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेके शहरी इलाके में भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उधर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर तक और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के स्तर तक जिस प्रकार के सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना चाहिए और उनको वृद्धि भी होनी चाहिए उनका भी कई सारे राज्यों में, तो उन सारे चीजों के लिए ये बजट में कुछ प्रबंध किए गए हैं। और अगर हम उसके साथ साथ ये भी देख लें कि बीमारी के रोकथाम के लिए खास करके स्वस्थ जल, वायु जिनमें प्रदूषण न हो और जो अभी योजना चल रहा है जी स्वच्छता अभियान, तो उसके लिए भी जो पैसे जुटाए जा रहे हैं, ये सारे चीजों द्वारा एक तो पूरा जीवन में बीमारी से बच के रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। ये सारे चीजों के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। जी। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो अब ये आंकड़ा 40 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे? और विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है अब तक बाकी देशों के मुकाबले में सबसे तेज चल रहा है और कई सारे लोगों के पास पहुंच रहा है, खास करके क्योंकि अभी जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो उनको पहले प्राधान्यता दी जा रही है। उसके बाद में दूसरे एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी प्राधान्यता दी जाएगी। मगर जिस गति से चल रही है ये, अगर आप यूरोप में या अमेरिका में उन कार्यक्रमों के मुकाबले में देखें तो हमारे यहाँ काफी सफल रूप से चल रहा है, कई सारे लोगों तक पहुंच चुका है अभी। जी। और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम देखें तो इस समय देश में कोविड के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आप मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? ये तो साफ नजर आ रहा है कि केसेस की संख्या में भी काफी कमी हुई है और मृत्यु खास करके काफी कम हो गए हैं और जो टेस्टिंग हो रही है काफी विस्तार से, उनमें भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो जिसमें कि किसी बीमारी का इन्फेक्शन का लक्षण नजर आते हैं, वो पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम हो गया है। अस्पतालों में भी कोविड के केसेस का भर्ती भी काफी कम हो गया है। ये 4 चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोविड काफी हद तक नियंत्रण में आ चुका है। कुछ जिलों में और कुछ राज्यों में अभी तक कोविड कुछ जारी है, वहां पे भी शायद जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगा।
मगर अगर पूरा देश की बारे में सोचे तो ये साफ जाहिर है कि कोविड काफी काबू में आ गया है। जी, और इस बीच डॉक्टर रेड्डी, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौत का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। हम पान और तम्बाकू खाते हैं और जगह जगह थूकते हैं, ना ही हम दूरी का पालन करते, ना ही मास्क लगाते। तो आप कुछ समझाइए कि हम जो कैसे बचाव करें कोरोना से। जी डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आम लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह जगह पान तंबाकू खाकर थूकते हैं या धूम्रपान करते हैं और साथ में भी मास्क भी नहीं लगाते। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने लापरवाही से खुद को भी नुकसान हो सकता है, औरों को भी नुकसान हो सकता है। खास करके हमारे परिवार के सदस्य या हमारे साथ जो काम करते हैं वो साथी या हमारे मित्र, उनमें किसी को भी अगर घातक बीमारी हो जाए और मृत्यु हो जाए तो वो बड़ी दुख की बात होगी। तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। तो अपने लिए भी और औरों के लिए भी इस प्रकार के सावधान बरतना बिल्कुल आवश्यक है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी और ये एक संक्रमण वाली बीमारी है, इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इस बीच बेंगलुरु से हमारे साथ श्रीकांत जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। श्रीकांत जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाहता हूँ कि 20 सितंबर को भारत सरकार ने घोषणा की कि इस साल के अंत तक हम लोग वैक्सीन ले आएंगे, और उसी दिन से जो 96,000 केस थे वो घट करके आज जो है वो 8,000 पे आ गए। तो क्या वायरस वैक्सीन से डर गया? जी डॉक्टर रेड्डी, लोग कहा भी जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन से लोगों को नहीं डरना है, बल्कि कोरोना को डरना है, कोविड-19 का जो वायरस है उससे डरना है। लेकिन ऐसे में जबकि हमारे देश में वैक्सीन भी आ चुकी है तो केसेस भी देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से गिर रहे हैं, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप यूरोप को देखें या अमेरिका को देखें, जहां पे वैक्सीन का इस्तेमाल हमसे पहले हो चुका है, खास करके ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू किया गया है, वहां पे केसेस अभी तक काबू में नहीं आए। उनकी संख्या रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि वायरस पूरी तरह वैक्सीन से अभी हारा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीन मिल चुका, अभी मिला नहीं है। हमारे यहाँ वायरस दबने का कई सारे कारण है। एक तो काफी मात्रा में हम लोग अभी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, दूरी रखने का 2 गज का, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लॉकडाउन का भी काफी लंबा जो चला उसका भी असर हुआ। तो कई सारे कारण हैं हमारे यहाँ, और खास करके भारत में ग्रामीण इलाके भी ज्यादा हैं जहाँ पे लोग खुले में काम करते हैं, खेतीबाड़ी में, और इतना ज्यादा क्राउडिंग वगैरह नहीं होता। तो कई सारे कारण हैं हमारे यहाँ। मगर ये सोचना कि वैक्सीन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। अभी हमें बिल्कुल थोड़ा सा खतरे से बचने के लिए जो कुछ भी हमें कदम उठाने चाहिए, वैक्सीन भी और दूसरे जो कदम पहले कह चुके हैं, मास्क के और 2 गज दूरी रखने का, ये सारे हमें अभी तक उनके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। जी, हमने उत्तर प्रदेश का रुख किया, कर्नाटक का किया, और अब हम रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। कोलकाता से हमारे साथ रंजय सिंह जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। रंजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं रंजय सिंह कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। नमस्कार रंजय जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन था, मेरा कोविड हुआ था 24 जुलाई को और मैं एडमिट हुआ था। मुझे 30 तारीख को, जुलाई 30 को छुट्टी दे दिया गया जी। तो मेरे में सर एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहेगा? मैं मतलब कोविड का जितना नियम है अभी तक पालन कर रहा हूँ, और मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ सर। तो मुझे बहुत पब्लिक से भी मतलब मिलना जुलना पड़ता है।
जी डॉक्टर रेड्डी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोरोना हुआ था, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर कर गए हैं, लेकिन ऐसे में एक बार कोरोना होने के बाद एंटीबॉडीज हमारे शरीर में कितने दिनों तक इफेक्टिव रहती हैं और बनी रहती हैं? जो बीमारी का अध्ययन हुआ है दूसरे देशों में, ये पाया गया है कि एंटीबॉडीज 3 या 6 महीने तक रह सकते हैं। कुछ लोगों में जो बीमारी के लक्षण कुछ कमी नजर आए थे, उनमें 3 महीने के बाद में एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं। जिनमें काफी सख्त बीमारी हुई है, तीव्र बीमारी के लक्षण नजर आए, तो वहां पे 6 महीने तक एंटीबॉडीज फिर नजर आए थे। तो मुमकिन है कि 6 महीने के बाद में एंटीबॉडीज ज्यादातर रहेंगे जी। इसलिए वैक्सीन लेना बिल्कुल आवश्यक है, और वैक्सीन आने तक आपको ये सारे चीजें जो आप अभी भी ये आप जो सुरक्षा के नियम पालन कर रहे हैं, वो सारे सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए। अभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। हो सकता है कि आपके बॉडी में अभी भी इम्यूनिटी बन के रहा हो, क्योंकि एंटीबॉडीज के अलावा कुछ सेल्यूलर इम्यूनिटी भी चीज होती है, जिसके वजह से इम्यूनिटी और ज्यादा देर तक भी बन के रह सकती है। फिर भी क्योंकि इसके बारे में पूरा तरह पता नहीं कब तक इम्यूनिटी रहेगी बीमारी के वजह से, तो आप जब तक आप वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक ये सारे नियम का पालन करना बिल्कुल आवश्यक है। जी। और डॉक्टर रेड्डी, एक चिंता इन्होंने और बताई थी कि जो लोग, या हम जनरल करके पूछते हैं कि वो लोग जो पब्लिक डीलिंग में हैं, लोगों से बहुत ज्यादा संपर्क होता है, ऐसे लोगों को क्या कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हैं और जितना देर तक मिलते हैं और कितने बंद जगह पे मिलते हैं, तो उससे खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए उनको मास्क तो जरूर पहनना चाहिए और हाथ को अक्सर साफ रखना चाहिए, और जिस हद तक हो खुली जगह में मिलना चाहिए, और किसी एक या 2 व्यक्ति से बहुत देर तक नहीं मिलनी चाहिए। कुछ कम समय मिले तो बेहतर है, मगर जहाँ पे हवा खुला चलता है, हवा का प्रसार काफी अच्छा होता है, तो वहाँ पे वायरस ज्यादा टिकता नहीं। तो ये कुछ ऐसे हमें सावधानी बरतने से खतरा कम हो जाएगा। मगर मास्क तो पहनना जरूरी है खुद को, और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए कहना भी आवश्यक है। जी। और अब हम रुक करते हैं बिजनौर का, उत्तर प्रदेश में, जहां से नदीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नदीम जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब को और आपको आदाब। जी आदाब। मैं शेरपुर से बोल रहा हूँ, नदीम राफी। और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अगर जैसे हम एक बार अपने इस फर्स्ट टाइम वैक्सीन ले लेते हैं एक बार में, दोबारा हमें जीवन में फिर दोबारा लेने की जरूरत तो नहीं महसूस होगी? जी डॉक्टर रेड्डी, ये बहुत अहम सवाल है कि एक बार वैक्सीनेशन या टीकाकरण लगवाने के बाद हमें अगली वैक्सीन कब लगवानी पड़ेगी, या कब तक ये प्रभावी रहेगा ये टीका? देखिए, वैक्सीन का प्रभाव कब तक रहेगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से एक नया बीमारी है, एक ही साल हुआ है ये बीमारी ज्यादा विश्व भर में फैलते हुए, और वैक्सीन भी हाल ही में लगने लगे हैं। तो उम्मीद है कि 1 या 2 साल तक तो जरूर इसका असर रहेगा। कुछ वैक्सीन वाले कह रहे हैं कि 2 साल तो जरूर रहेगा, मगर उसके बाद में क्या फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, या वायरस का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वायरस दब जाएगा और दोबारा वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। मगर क्योंकि पूरा विश्व भर में कुछ खतरे वाली बात है, तो उसके बचाव के लिए अभी वैक्सीन लगना आवश्यक है, और ये उम्मीद रख सकते हैं कि 2 साल तक शायद उसका असर रहेगा। जी। और इस बीच बलरामपुर से हमारे नियमित श्रोता रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आज आप? जी जानना जरूर चाहते हैं, और पहले तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप भी आए थे तब दिए थे, और डॉक्टर सर भी बहुत अच्छा श्रोताओं के सवाल का जवाब दे रहे हैं।
तो सर मैं अपना क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगी कि जैसे सर हमारा यहाँ से कॉलेज हम शहर के लिए जाते हैं, दूर जाते हैं, तो हमारे कॉलेज में क्या नाम यूनिफॉर्म चलता है। यूनिफॉर्म में हम यूनिफॉर्म का स्वेटर भी पहनते हैं सब कुछ, तो हम सर उसे रोज तो धो नहीं सकते। दूसरा प्रॉपर ये है कि सर जैसे हम स्वेटर पहन के घर में आते हैं तो हम यात्रा बहुत दूर से करके आते हैं, तो हम कैसे सेफ रखें और कैसे अपने स्वेटर को क्या करें, कैसे करें, थोड़ा प्लीज इसे डॉक्टर सर अपना इन्फॉर्मेशन दे। धन्यवाद जी डॉक्टर रेड्डी, इस समय जाड़े का मौसम है, बहुत सारे हम गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसे रोज धोना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो कपड़े हम बाहर पहन के जाते हैं उन्हें किस तरह से हम सैनिटाइज करें, स्टरलाइज करें, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, शुरुआत में ये डर लग जाता है सबको कि शायद ये वायरस कपड़ों पे ज्यादा देर टिकेगा या कोई मेज पे या कुर्सी पे काफी देर टिकेगा। इसलिए उसके लिए कहा जाता था कि आप कपड़े खोल के रख दीजिए घर के बाहर घूम के आने के बाद, और उसको पानी में धो लीजिए, या मेज को और कुर्सी को बिल्कुल आप साफ रखते जाइए, बार बार धोते हुए, कपड़े से पोंछते हुए। मगर अभी ये पता चला है कि ये वायरस ज्यादा देर कपड़े पे नहीं टिकता और मेज वगैरह कुर्सी पे भी ज्यादा देर नहीं टिकता और काफी मात्रा में नहीं टिकता जिससे कि बीमारी हो। और बार बार हमें कपड़े बदलने की उतनी आवश्यकता नहीं है जी। बार बार कपड़े धोने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। जो रोजमर्रा करते हैं उसको करते जाना, मगर मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि उसके जरिए हम रोक सकते हैं हमारे शरीर में वायरस का प्रवेश को। और हाथ भी धोना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं से हमने वायरस को हाथ पे ले लिया, किसी ने और किसी व्यक्ति ने खांसा होगा और वो खांसी हमारे हाथ पे आ गया होगा थूक के जरिए, तो उसको हाथ को धोने से वो वायरस को हम हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोक सकते हैं जी। मगर कपड़ों से उतना ज्यादा मत डरिए, क्योंकि कपड़ों के ऊपर ये वायरस ज्यादा टिकता नहीं है जी। और अब हम रुक करते हैं गोंडा उत्तर प्रदेश का, जहां से अजीत कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अजीत जी नमस्कार। जी हेलो जी अजीत जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं जानकारी जानना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आई है आम जनता के लिए कब उपलब्ध होगी? जी डॉक्टर रेड्डी जानना चाहते हैं कि आम लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी? सरकार ने ये तय किया है कि पहले जो आवश्यक काम करते हैं, या तो स्वास्थ्य क्षेत्र में या दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जो जहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हमारे रक्षा बल जो हैं, या जो म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, या जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को रेल में या हवाई जहाज में पहुंचाते हैं, इस प्रकार के कर्मचारियों को प्राधान्यता दी जानी चाहिए। उसके बाद में ऐसे लोगों को प्राधान्यता दी जानी चाहिए जिनको ज्यादा उम्र होने के वजह से या कुछ बीमारी होने के कारण से ज्यादा खतरा होता है कोविड के बीमारी का, वो घातक बीमारी होने का। तो उनके बाद में जनरल पब्लिक का फिर टर्न आएगा। तो कहना मुश्किल है कि अगले 2-3 महीने में ये सारे जो हम प्रायोरिटी ग्रुप्स कहते हैं जी, जो जिनके लिए प्राधान्यता दी जाएगी, तो उन सबको ये वैक्सीन लग जाएगा या नहीं। मगर क्योंकि वैक्सीन और भी आ रहे हैं, हमारे देश में भी बन रहे हैं नए वैक्सीन, और जिनका प्रयोग हम शायद 2-3 महीने के बाद में कर सकते हैं, क्योंकि उनके ट्रायल्स का नतीजे भी अभी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि मई के महीने तक हमारे पास 4 या 5 वैक्सीन उपलब्ध हो, तब ज्यादा मात्रा में सबको पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है जी। और इस बीच बिहार में किशनगंज से हमारे साथ अंसार आलम जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अंसार जी नमस्कार। जी आपको भी आदाब। जी आदाब, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं एक मीडिया वालों से सुना था जी, जो ये कोरोना इंजेक्शन है जी, ये असल में कोरोना के इलाज के लिए नहीं है, ये बल्कि सिर्फ शरीर में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन है, क्या ये सही है? जी डॉक्टर रेड्डी, कोरोना
वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं और ऐसे में बहुत सारी हम देखें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक खबरें भी रहती हैं। इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट को इस कार्यक्रम में ले आते हैं और आपके माध्यम से लोगों के सवालों का जवाब दिलवाते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आप ये बताएं कि जैसे ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन इसलिए दी जाती है ताकि शरीर का तापमान बढ़ाया जा सके, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। वैक्सीन इसलिए दी जाती है कि वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में ये वायरस को मुकाबला करने के लिए शक्ति बढ़ती है, जो हम इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ, कुछ लोगों में हो सकता है हल्का बुखार सा हो, वो कईयों में नहीं होता। कुछ लोगों में हल्का सा बुखार होता है, खाली केवल ये वैक्सीन से नहीं, किसी भी वैक्सीन से हो सकता है। वो एक दिन के लिए हो सकता है या 2 दिन के लिए हो सकता है, मगर आम तौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुखार भी नहीं होता। हो सकता है कुछ बाजू में थोड़ा सा दर्द हो एक दिन के लिए जी। तो ये वैक्सीन का जो उद्देश्य है और उसका असर भी जो है, वायरस के खिलाफ लड़ने का शक्ति हमारे शरीर में पैदा करें और बीमारी को रोक के रखें। और अगर किसी व्यक्ति को हल्का सा बुखार हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन केवल बुखार पैदा करने के लिए है, वो बिल्कुल गलतफहमी है जी। और इस बीच मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताइए। हाँ मकसूद जी फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे 2 नाम की वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वगैरह, तो जैसे एक पहले लग जाएगी, दूसरे चरण में दूसरी लगेगी, या पहली वाली दूसरे में भी लगेगी, और इसके दौरान परहेज क्या रहेगा? जी डॉक्टर रेड्डी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि एक बार दोनों वैक्सीन एक बार में जब 2 अंतराल के बाद लगती हैं तो दोनों सेम वैक्सीन होंगी या अलग हो सकती हैं, और क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी चाहिए वैक्सीन लगवाते समय? देखिए, जो कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं, पहला डोज दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगेगा, दूसरा वैक्सीन और किसी वैक्सीन का नहीं लगेगा। तो अभी जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों डोज एक ही वैक्सीन में, उन दोनों में कोई भी जो वैक्सीन लग रहा है पहले, दूसरा भी वही लगेगा। आज ही निकला है कि तीसरा वो रशियन वाला वैक्सीन जो स्पुतनिक जो हमारे पास भी बनाया जा रहा है, वो भी काफी कामयाब साबित हुआ है। तो हो सकता है वो वैक्सीन को भी हमारे यहाँ परमिशन जल्द से जल्दी मिल जाए। हो सकता है तीसरा वैक्सीन भी हमें जल्दी मिल जाए हमारे भारत में। तो जो कोई भी वैक्सीन है वो दोनों डोज उसी के लगेंगे। और सावधानी बरतने का यही है कि अगर हमें कोई ऐसे बीमारी हो जिससे बहुत ही ज्यादा एलर्जी वगैरह हो, तो हमें बताना चाहिए डॉक्टर को कि हमारे कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे और वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा ज्यादा देर तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। या आपको खून बहने का कोई ऐसा प्रकार का बीमारी हो जिससे कि खून बहने की शंका बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बता दीजिएगा। वो भी ध्यान से वैक्सीन लगाना या नहीं लगाना उसका निर्णय लेंगे। जी। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और श्रोताओं का भी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.com